नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही है शाम को 4 बजे। ओके, तो आज उसी से रिगार्डिंग देखिए नेक्स्ट क्लास है हमारी। जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था एमसीक्यू 50 क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने सॉल्व किए थे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये देखिए हमारा पार्ट 1 था। आज हम लोग देखिए चर्चा करने यहाँ पे आए पार्ट 2 का। ओके, जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का अगले क्वेश्चन है। ओके, तो आज भी हम लोग देखिए 50 एमसीक्यू टोटल चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखिए इस चैप्टर से टोटल 100 एमसीक्यूज पढ़ लेंगे। और ये क्लास देखिए आपकी जो बच्चे बीकॉम करने के बाद, याद रखिएगा बीकॉम करने के बाद जो बच्चे बीएड करने जा रहे हैं कॉमर्स के थ्रू वो, या एमकॉम करने जा रहे हैं, या जो बच्चे 12th पास करके बीकॉम करने जा रहे हैं, या जो बच्चे सीयूएट के लिए जा रहे हैं, लाइक सीयूएट में यूजी और पीजी दोनों के लिए, याद रखिएगा बीकॉम और एमकॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, उन सब के लिए ये कॉमर्स की क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी में से आएंगे, कहीं अलग से नहीं आएंगे। इसीलिए मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों आपको करा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में आपको दोनों की वीडियोस मिल जाएगी, थ्योरी की भी और एमसीक्यूज़ की भी। ओके, तो जल्दी से जल्दी जाके प्लेलिस्ट को वॉच करिए अगर अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं। ओके, और अभी तक देखिए अगर आप लोगों ने हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर। हमारा यूज़र आईडी देखिए स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। टेलीग्राम पे अगर किसी बच्चे को मेरे से पर्सनल क्वेरी करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। मेरा टेलीग्राम का पर्सनल यूज़र आईडी है vikas_sri। और पीडीएफ के लिए देखिए जो एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसकी पीडीएफ में ऑलरेडी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो उस पीडीएफ के लिए आप लोग स्वास्तिक 0421 टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर सकते हैं। ओके, वहीं पे मैं सारे एमसीक्यू की पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए, तो देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियोस को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे, देखिए कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखिए तो अभी पहले जाकर वो वीडियो देखिए, ताकि ये वीडियो फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगी। उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहाँ से पहली वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। 1 से 50 तक के क्वेश्चन में उसमें ऑलरेडी करा चुका हूँ। क्लियर? तो आज देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हेन द गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जब हम लोग अपने गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट बांट देते हैं, किस पर्पज़ से? एडवर्टाइजिंग पर्पज़ से, उस गुड्स का प्रचार करने के पर्पज़ से। तो क्या जनरल एंट्री पास होगी? ओके, तो इसका आंसर आपको करना है कि जब हम लोग गुड्स को एडवर्टीजमेंट पर्पज़ से बांट देते हैं तो फ्री सैंपल के रूप में बांट देते हैं, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, वेट अ सेकेंड। जी देखिए, तो आप एडवर्टीजमेंट पर्पज़ से बांट रहे हैं, यानी कि देखिए आपका जो वो गुड्स आ रहा है वो एडवर्टीजमेंट पर्पज़ से जा रहा है। सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, और देखिए आपके पास से जा क्या रहा है? आपका गुड्स। तो गुड्स को हम लोग क्या लिखते हैं? परचेस। ओके, तो इसकी एंट्री देखिए पास होगी आपकी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। तो यानी कि इसका देखिए जो आंसर नंबर 1 है वही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, When revenue expenses is treated as capital expenditure। जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जब आपकी आयगत व्यय पूंजीगत व्यय की तरह ट्रीट करने जाएंगे तब क्या होगा? चलिए पढ़ते हैं। प्रॉफिट अंडरस्टैंड एंड एसेट्स प्रॉफिट अंडरस्टेटेड एंड एसेट्स अंडरस्टेटेड। दूसरा ऑप्शन है ओवर स्टेटेड ऑफ प्रॉफिट एंड एसेट्स। तीसरा आपका क्या कह रहा है? एसेट्स अंडरस्टेटेड एंड नेट प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। तो ये देखिए दो एक साथ तो केस काम करेंगे ही नहीं, कि एक बढ़ जाए दूसरा घट जाए, ये पॉसिबल ही नहीं होता। एसेट्स ओवरस्टेटेड एंड नेट प्रॉफिट अंडरस्टेटेड, तो ये भी आंसर बनेगा नहीं। बनेगा आंसर देखिए आपका पहले और दूसरे में से। तो याद रखिएगा जब रेवेन्यू एक्सपेंस यानी कि आपकी जो आयगत हानि है, आयगत खर्चे हैं, वो आपके पूंजीगत खर्चे की तरह ट्रीट करने जाए तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका प्रॉफिट और एसेट्स होगा वो ओवर स्टेटमेंट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल जैसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है, एक दिन इसकी प्रॉपर क्लास लेके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 54। द डैश कॉन्सेप्ट मीन्स दैट सिमिलर प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड टू सिमिलर नेचर of its of items in set of accounts
फॉर सिमिलर अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि वह कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत जो सिमिलर प्रिंसिपल, एक समान के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, शुड बी अप्लाइड इन सिमिलर नेचर ऑफ आइटम, जो एक ही प्रकार के आइटम्स के लिए अप्लाई होते हैं। क्लियर? गोइंग कंसर्न, परचेज, कंसिस्टेंसी या मटेरियलिटी। तो देखिए जब एक ही सिमिलर प्रोडक्ट के लिए सिमिलर नेचर से वो चलता रहेगा, यानी कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ओके, तो इसमें आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट काम करेगा। ये थ्योरी देखिए सारी मैं ऑलरेडी आप लोग को करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारी की सारी थ्योरी अच्छे से वॉच कर सकते हैं, तब एमसीक्यू और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए न्यूमेरिकल है, तो इसको मैं बाद में कराऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आपसे क्या कह रहा है। अब ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर 10,000, यानी कि ए ने एक बिल बनाया बी के लिए 10,000 रुपये का। ए ने इसको एंडोर्स कर दिया सी को। क्लियर? व्हाट इज द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी, तो बी के बुक में कौन सी जनरल एंट्री होगी ये आपको बताना है। ओके, तो मैंने देखिए थ्योरी में आपको ऑलरेडी बताया था कि जिसके पास बिल होता है पेमेंट भी उसी को की जाती है, तो इसकी एंट्री देखी होगी सीज अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ये देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये छोटा न्यूमेरिकल है तो हो जाएगा हमारा। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू 15,000 है, 6,000 में सोल्ड कर दिया गया। फिर एक नया फर्नीचर परचेस किया गया 20,000 रुपये का, तो फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा ये हमको बताना है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं। ओके, ये मान लीजिए हमारा फर्नीचर का अकाउंट है। फर्नीचर की बुक वैल्यू देखिए 15,000 रुपये थी, जिसको हम लोग बेच रहे हैं 6,000 रुपये में, यानी कि बिका हमारा कितने में, 6,000 में। सो बाई बैंक या बाई कैश भी आप लिख सकते हैं 6,000 रुपये। और 15,000 के एसेट्स को देखिए 6,000 में बेचा गया, तो मेरा 9,000 रुपये का नुकसान हो गया। ओके, और फिर एक नया एसेट्स हम लोग खरीद ले रहे हैं 15,000 रुपये का नया फर्नीचर, तो वो देखिए आपका डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये। ओके, तो आपसे क्वेश्चन फिर यहाँ देखिए आपका एक बैलेंस बच जाएगा एसेट्स का 5,000 रुपये का। ओके, ये बैलेंस बच जाएगा आपका, बैलेंस CD। तो आपसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा। तो देखिए फर्नीचर अकाउंट यहाँ कितने रुपए से डेबिट हुआ है, 20,000 से, तो इसका आंसर देखिए आपका बनेगा 20,000 रुपये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अ क्रेडिट परचेज्ड ऑफ गुड्स इज रॉन्गली पोस्टेड टू सेल्स बुक, दिस एरर इज, देखिए हम लोगों ने क्रेडिट में परचेज किया, ठीक, लेकिन गलती से उसकी पोस्टिंग हो गई सेल्स बुक में। याद रखिएगा, खरीदा तो हमने उधारी, लेकिन गलती से इसको हमने पोस्ट कर दिया सेल्स बुक पे अपने, तो यह किस टाइप का एरर होगा ये भी देखिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ। तो ये जो होगा आपका एरर ऑफ कमीशन होगा, ठीक, जब पोस्टिंग में गलती होती है तो एरर ऑफ कमीशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है इफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इंक्रीज देन प्रॉफिट डैश एंड कैपिटल डैश। ओके, देखिए जब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमारा इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो प्रॉफिट क्या होगा और कैपिटल क्या होगा आपको ये बताना है। ओके, तो देखिए जब आपका प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स आपने अपनी लायबिलिटी बढ़ा रखी है। समझिएगा सवाल, जब आप अपनी लायबिलिटी बढ़ाएंगे तो आपको पता होगा कि जो आपका प्रॉफिट होता है वो हमेशा डिक्रीज करेगा। जब भी आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी आपका प्रॉफिट हमेशा डिक्रीज करेगा, और जब प्रॉफिट डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली आपका कैपिटल भी जो होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब भी आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये हमेशा याद रखिएगा आपका प्रॉफिट भी कम होगा और आपका कैपिटल भी कम ही होगा। तो इसका आंसर देखिए क्या बनेगा, आप लोग आंसर करिए। इंक्रीज एंड इंक्रीज, डिक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, डिक्रीज एंड डिक्रीज। तो अभी देखिए मैंने आपको बताया जब आपका लायबिलिटी बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगा, यानी कि इसका आंसर देखिए जो बनेगा बोथ विल बी डिक्रीज। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 60 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि परचेज फ्रॉम एस एंड कंपनी फॉर 750 रुपीज।
SN कंपनी से हम लोगों ने परचेस किया 750 रुपये का, बट गलती से उसको क्रेडिट कर दिया RN कंपनी के अकाउंट में। खरीदा तो देखिए हम लोगों ने SN कंपनी से, बट गलती से उसको हम लोगों ने RN कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो कि द इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस पे आपका क्या प्रभाव पड़ेगा? नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस शॉर्ट बाय 750, क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस शॉर्ट बाय 750 एंड डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस मोर बाय 750। तो देखिए सबसे पहली बात, जब आप लोगों को बता रहा था मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वहाँ बहुत अच्छे से आपको समझाया था 3 तरह से आपके खाते प्रभावित होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए हम लोगों ने 750 रुपये का सामान खरीदा। क्लियर? किससे खरीदा? SN कंपनी से खरीदा। तो इसकी एंट्री देखिए हम लोग क्या पास करेंगे, नॉर्मल परचेज अकाउंट डेबिट टू SN, लेकिन गलती से ही SN की जगह हम लोग RN कर दिए, तो देखिए कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। परचेज तो अपनी जगह डेबिट ही है, बस नाम फलक गया, तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैश बुक शोन अ डेबिट बैलेंस ऑफ 8340। कैश बुक आपका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 8340 का। बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है एक ओवरड्राफ्ट 10370 का। नाउ बैंक बैलेंस शोन इन फाइनल अकाउंट विल बी, तो बैंक बैलेंस आपके फाइनल अकाउंट में क्या शो किया जाएगा वो आपको बताना है। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, आइए बता देते हैं आपको। तो जी देखिए आपका जो कैश बुक था वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा था 8340 का। ओके, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो एक ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है 10370 का। तो बैंक अकाउंट का देखिए जो होगा बैंक बैलेंस वो फाइनल अकाउंट में आपका ये कैश अकाउंट ही शो कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एक ओवरड्राफ्ट है जो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर 8340 बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल से, तो बाद में आपको करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, बोला है द पर्पज ऑफ एकोमोडेशन बिल। जो एकोमोडेशन बिल होता है उसका क्या पर्पज होता है? थ्योरी में देखिए बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने समझाया था, तो बार बार कह रहा हूँ थ्योरी नहीं देखिए तो अभी जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे लिंक मैंने डाल रखी है, तो थ्योरी पढ़िए, थ्योरी से अच्छे से आपको MCQ समझ में आएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, टू द पर्पज ऑफ एकोमोडेशन बिल। जो एकोमोडेशन बिल होता है उसका क्या पर्पज होता है? टू फिनांस एक्चुअल परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स, to facilitate trade transmission, to arrange for funds when both parties are in need of funds। तो देखिए accommodation bill, ठीक, तो इसका आंसर ही देखिए इसे बन गया, जब दोनों पक्षों को पैसे की फंड्स की आवश्यकता होती है तो उसका अरेंजमेंट accommodation bill के थ्रू कर लिया जाता है। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल, आइए समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका 80,700। ओके, ओपनिंग स्टॉक है 5,800, क्लोजिंग स्टॉक है 6,000, तो आपका परचेस पूछ रहा है कितना होगा। ओके, तो चलिए इसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा है। तो इसके लिए देखिए एक नया साइड डेट ले रहा हूँ मैं, तो ये देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो फॉर्मूला अच्छे से आप लोग भी लिख लीजिएगा। देखिए COGS का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे वो है नहीं तो उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए आपका सवाल में दे रखा है 80,700। ओके, ओपनिंग स्टॉक देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा था 5,800। परचेज आपको नहीं पता है तो उसको एक्स मान लेते हैं हम लोग, ये प्लस है, वेट अ सेकेंड नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। प्लस एक्स, और क्लोजिंग स्टॉक देखिए क्वेश्चन में आपका दे रखा था 6,000। ओके, तो इसको देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे, वेट अ सेकेंड, 6,000 ये देखिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था। फिर इसको देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 80,700 इज इक्वल टू, अब देखिए 6,000 माइनस में और ये आपका 5,800 यानी कि x माइनस 200। ओके, अब ये वैल्यू देखिए माइनस में इधर आके प्लस बनाएगी तो x इज इक्वल टू 80,000
900, यानी कि एक्स ही आपका देखिए परचेज था, तो परचेज आपका देखिए कितना आ गया 80,900। ओके, तो देखिए इसका आंसर जो बनेगा वो देखिए बनेगा 80,900। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अ नोट सेंट बाय डेटर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज एक डेटर द्वारा गुड्स के रिटर्न के लिए एक देखिए नोट सेंड किया जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिटर्न नोट या नन ऑफ दीज। ओके, याद रखिएगा डेटर द्वारा भेजा जा रहा है, तो देखिए डेटर द्वारा जब एक गुड्स को रिटर्न करने के लिए जब कोई नोट सेंड किया जाता है तो उसको डेबिट नोट कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे के सारे एमसीक्यू देखिए पूछे हुए क्वेश्चंस हैं बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में। ओके, तो ध्यान से आप लोग करा करिए और प्रैक्टिस अच्छे से किया करिए। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल को प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं। ओके, और वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ओके, इसमें से कौन सा एक अकाउंटिंग का फील्ड नहीं है आपसे पूछ रहा है। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो आप सबको पता है बुक कीपिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2010 को विनायक लिमिटेड परचेस कर रहा है एक मशीन एच लिमिटेड से 10,75,000 का। दिस इज फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। ओके, तो इट विल बी अ ट्रांजेक्शन, इट विल बी एन इवेंट, नन ऑफ दीज या बोथ ए एंड डी। ओके, तो देखिए 31 दिसंबर 2010 को विनायक लिमिटेड ने खरीद लिया, तो ऑब्वियसली खरीद लिया तो एक ट्रांजेक्शन तो ये बन गया, साथ ही साथ उसने देखिए एक इवेंट भी हुआ ना, मतलब एक मशीन आ गई, तो इसका आंसर देखिए बोथ ए एंड डी बनेगा। ओके, यानी कि दोनों काम हो गया हमारा, तो इसका आंसर देखिए ए और डी दोनों बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 68 कि फिनेंशियल स्टेटमेंट, वेट अ सेकेंड, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर इंक्लूड। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है उसके यूजर्स कौन कौन होते हैं, शेयर होल्डर होता है, गवर्नमेंट होती है, वेंडर्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट के सब देखिए यूजर्स हैं, सबके सब एक्सटर्नल यूजर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है ओनर का कैपिटल 1.5 लाख है, लाइबिलिटी 30,000 है और फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख रुपए है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये बता देता हूँ आपको तुरंत। ओके, तो एक छोटा सा देखिए यहाँ बैलेंस शीट हम लोग बना लेते हैं। ओनर का कैपिटल देखिए दे रखा है आपका 1.5 लाख और लाइबिलिटी दे रखी है 30,000 रुपये। तो आपको पता होगा कि ये दोनों का दोनों हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का होता है। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह की बैलेंस शीट एक बना रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले कैपिटल जो आपका दे रखा है वो देखिए दे रखा है 1,50,000, क्लियर। और जो आपका लाइबिलिटी दे रखा है वो देखिए 30,000 दे रखा है, क्लियर। फिर इधर देखिए आपका जो फिक्स्ड एसेट्स दे रखा था वो आपका दे रखा था 1 लाख रुपीस। ओके, 1 लाख रुपए। तो आपसे करंट एसेट्स पूछ रहे हैं, तो करंट एसेट जो यहाँ बचेगा वही होगा। तो आइए देख लेते कितना बचा। तो देखिए 1,50,000 और 1,30,000, टोटल ये हो गया आपका 1,80,000। तो यहाँ पे भी 1,80,000 होना चाहिए। तो 1,80,000 में से देखिए 1 लाख गया, नहीं कि आपके पास करंट एसेट्स कितने का बचा बना था 80,000 रुपये का। तो इसका आंसर देखिए बनेगा आपका 80,000 रुपये। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 20,000 पेज एज अ रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस इज एन। अब ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए हम लोग देखिए रेंट पे कर रहे हैं। ओके, तो यह किस प्रकार का आपका वो इवेंट, ट्रांजैक्शन या बोथ ए बी या
नन ऑफ दीज। तो यहाँ देखिए 20,000 का हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, तो ये बस एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई इवेंट नहीं हो रहा है, कुछ आ नहीं रहा है आपके पास। ओके, क्योंकि बस रेंट पे कर दिए, जो चीज़ें हम लोग यूज़ किए, तो एक ये ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इसका आंसर बनेगा ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अवेलेबल इन फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में कौन सी चीज़ें इंक्लूड या शामिल नहीं होती हैं, अवेलेबल नहीं होती हैं? टोटल सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल या टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको पता होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनर की इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओनर की इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, तो आइए बता देता हूं। तो देखिए, जो ओनर के कैपिटल का जो फॉर्मूला देखिए होता है, तो ओनर्स कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी। ओके, और टोटल एसेट्स को देखिए हम लोग और क्या लिख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस, इसी को देखिए एक साथ लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ओके, तो इसका आंसर देखिए कौन सा इसमें ऐसा दिख रहा है, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स तो देखिए प्लस होता है, तो ये वाला तो ऑप्शन चला गया सीधे, नन ऑफ दीज बनेगा ही नहीं। तो फिर उसके बाद से देखिए और क्या बचा, यहाँ देखिए प्लस का नहीं माइनस का साइन होता है, यानी कि करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो याद करने वाला है, इसमें तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम ओन्स इट्स ओरिजिन टू। तो आप सबको पता है ल्यूकस पोसियोली द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज। बुक कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? क्लियर, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द ऑन द बिजनेस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, या बोथ एंड बी। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा तो होता ही नहीं है, क्योंकि यह अकाउंटिंग का काम है, बुक कीपिंग का नहीं। तो इसका आंसर ए और बी दोनों बनेगा, तो इसलिए बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्लियर, गुड्स सेल्स ऑफ द आफ्टर सेल्स ऑफ गुड्स वर्थ 2 लाख रुपए, 2 लाख की रुपए का सामान बेचा गया। देयर वॉज अ क्लोजिंग स्टॉक 70,000। अब फिर उसके बाद से 70,000 रुपए आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो ये क्या है, ट्रांजेक्शन है, इवेंट है, या ए बी दोनों, या नन ऑफ दीज? तो ट्रांजेक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि 70,000 का सामान तो ये आपके पास बचा ही रह गया, तो ये बस एक इवेंट है। अगर ये आप किसी को खरीदते या बेचते तब ना ट्रांजेक्शन होता, तो ये तो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, तो इसीलिए बस ये एक इवेंट बन के रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ। फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो किसका पार्ट होता है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। बहुत बार अभी बता चुका हूँ, बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग का, बोथ ए बी एंड नन ऑफ दिस। तो बुक कीपिंग का तो ये पार्ट ही नहीं होता है, ये आपका अकाउंटिंग का पार्ट होता है। बुक कीपिंग में आपके देखिए क्या आएंगे, जनरल, सब्सिडरी बुक्स, ये सारी चीज़ें। लेज़र नहीं, लेज़र तो अकाउंटिंग का पार्ट हो जाएगा, तो बुक कीपिंग में आपका जनरल, सब्सिडरी बुक्स, ये सारी चीज़ें। द डायरेक्ट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग डू नॉट इंक्लूड। जो डायरेक्ट एडवांटेजेस होता है आपका, लाभ होता है लेखांकन का, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चीज़ तो की जाती है भैया, तो ये आंसर तो नहीं होगा। एस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कम्पिटेटिव एडवांटेजेस, या इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड ग्रुप्स। तो इसका आंसर देखिए एकदम सटीकली मारना है आपको। ओके, 77 का, तो पहला ऑप्शन तो इसका एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अकाउंटिंग का तो यही काम ही होता है, प्रॉफिट और लॉस बताना। कंपिटेटिव एडवांटेजेस या इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड ग्रुप्स, तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना भी अकाउंटिंग का काम होता है, यानी कि कंपिटेटिव एडवांटेजेस इसमें इंक्लूड नहीं होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटीजेंट लाइबिलिटीज आर शोन इन फुटनोट ऑफ बैलेंस शीट एज पर विच कॉन्सेप्ट। जो कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है हमारी, वो फुटनोट में दिखाया जाता है बैलेंस शीट के, किस कॉन्सेप्ट के आधार पर? तो ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के आधार पर दिखाया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 79 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नेट एसेट्स इफ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ऑफ 4,50,000। चलिए, नेट एसेट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम लोग डेटर से 4,50,000 रुपए इंक्रीज कर रहे हैं? क्लियर, तो देखिए नेट एसेट्स पे बोल रहा है ना,
तो नेट एसेट्स पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपका करंट एसेट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो बहुत अच्छे से आपको बताया हूँ, कंजर्वेटिज्म जो होता है ये देखिए भविष्य में होने वाले नुकसानों को कहता है, लॉस को कहता है कि आप रिकॉर्ड करिए, बट प्रॉफिट को कहता है अगर होने वाला है कोई चांस है तो उसका लेखांकन आप अभी नहीं कर सकते। ओके, यानी कि लॉस को रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है, भविष्य में जो हो सकता है उसका प्रोविजन आप वर्तमान में ही बना लीजिए, बट प्रॉफिट के साथ ऐसा कोई भी केस नहीं है। तो कंसीडर ऑल लॉसेस, कंसीडर ऑल इनकम्स एंड लॉसेस, एंटिसिपेट लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स। तो यही देखिए इसका आंसर बन जाएगा, लॉसेस को एंटिसिपेट करना है बट प्रॉफिट को नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द अकाउंटिंग पीरियड अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट कॉस्ट इनकर्ड टू एक्वायर एंड एसेट्स इन शोन इन द बैलेंस शीट, यानी कि किस अवधारणा के अनुसार एक अकाउंटिंग पीरियड में, ओके, अकाउंटिंग पीरियड में जो कॉस्ट है वो जो एसेट्स को खरीदने की कॉस्ट है उसको बैलेंस शीट में शो की जाएगी। तो ऑब्वियसली कॉस्ट को शो करने की बात हो रही है, तो इसका आंसर ही देखिए बन जाएगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 82 कह रहा है आपसे कि डेटर्स है 50,000 का, इसके लिए एक प्रोविजन बनाना है 5% का, तो ये किस कॉन्सेप्ट पे। तो अभी देखिए मैंने अभी तुरंत ही इसका आंसर कराया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 80 में। यहाँ देखिए कि हम लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि 5% जो डेटर्स हमारे वो पैसा ही हमको नहीं देंगे, उसी के लिए हम लोग देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बना रहे हैं। तो ये मेरा देखिए अभी भविष्य में होने वाले नुकसान के कवर के लिए अभी वर्तमान में ही एक प्रोविजन बना रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहलाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट। ठीक, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो P&L अकाउंट में हम लोग लास्ट में शो कर देते हैं ईयर के। तो ये किस अवधारणा के अनुसार होता है, तो ये देखिए आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट के आधार पे होता है, जिसमें आपको पता होगा कि आउटस्टैंडिंग और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस को भी शामिल कर लिया जाता है। थ्योरी में बहुत अच्छे से एक पॉइंट आप लोगों को समझाया था मैं, तो प्लीज़ पहले थ्योरी ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ओके, क्लोजिंग स्टॉक शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और विच एवर इज लेस। तो अभी कल ही देखिए इसका आंसर मैं आप लोग को कराया हूँ। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो किस बेसिस पे शो किया जाता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, अकाउंटिंग प्राइस पे या स्टैंडर्ड प्राइस पे। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट दोनों में से जो कम होगा उसके आधार पे उसको शो किया जाता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट का, वो उसका मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे वो बताना है। Expenses of one period to be matched against the expenses of revenue of the same period. Profit for the period to be matched with the sales of revenue. Expenses of one period to be matched against the expenses of another period. Profit for the period to be matched with investment. तो इसमें देखिए कुल आगम मतलब टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंसेस के बराबर होनी चाहिए। तो इसका देखिए आंसर ए बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड देखिए मैच किया जाता है अगेंस्ट द एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू फॉर द सेम पीरियड। तो इसका आंसर ए बन जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल है, बाद में करा दूंगा आपको। 87 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज मेड ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ। अभी तुरंत सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए था, मैंने आपको कराया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये भी न्यूमेरिकल, इसको बाद में करा दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे कह रहा है द एंटिटी विल रिमेन इन द बिजनेस फॉर एन indefinite period of time according to the अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ। तो किसी भी एंटिटी जो होती है वो हमारी वो
इनडेफिनाइट पीरियड के लिए होती है। दैट मीन्स कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है। जब मतलब ये हुआ कि कोई भी बिजनेस का जब निर्माण किया जाता है तो यह सोच के नहीं किया जाता है कि वो 1 साल 2 साल बाद बंद कर दिया जाएगा। ऐसा सोचा जाता है कि हाँ, ये भविष्य में भी मेरे साथ अच्छे से काम करता रहेगा और इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये किस कॉन्सेप्ट, किस अवधारणा के आधार पर काम करता है? गोइंग कंसर्न, पीरियोडिकली अकाउंटिंग, एंटिटी या कंसिस्टेंसी? तो आपको पता होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के आधार पे काम करता है। बहुत अच्छे से थ्योरी में मैं आप लोगों को समझाया था ये। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज नॉट टेकन एज सेल इज बेस्ड ऑन। तो ये किस अवधारणा पर बेस्ड है? मतलब कि कस्टमर से एडवांस तो हमने रिसीव कर लिया बट अभी उसको सामान बेचा नहीं है। ओके, तो ये किस अवधारणा पे आधारित है? तो अभी इसका तुरंत देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले आंसर किया था। क्लियर कि जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं? वो आपके अक्रूवल बेसिस पे आधारित होते हैं। दैट मीन्स अक्रूवल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स पेड बाय प्रोप्राइटर इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट? ओके, किस अवधारणा के अनुसार जो इनकम टैक्स पे किया जाता है प्रोप्राइटर द्वारा, प्रोप्राइटर के अकाउंट में डेबिट किया जाता है? क्लियर? तो ये एंटिटी कॉन्सेप्ट की अवधारणा पे होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस का ओनर होता है, दोनों का जो अस्तित्व होता है, प्रेजेंस होती है, दोनों की अलग अलग होती है। दैट्स व्हाई जितना भी प्रोप्राइटर कमाएगा वो अपना पर्सनली भरेगा, इसीलिए उसको एज अ ड्रॉइंग ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट रिजल्ट इन। तो ये जब कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करेंगे तो बैलेंस शीट में देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वह आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, अंडर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल या अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स? तो देखिए हम लोग भविष्य में होने वाले लॉसेस के लिए प्रावधान वर्तमान में ही कर रहे हैं, तो इससे हमारा एसेट्स क्या होगा? हमेशा कम होगा। जैसे देखिए डेटर से होता है, डेटर 10,000 का है, उस वेट अ सेकेंड, डेटर देखिए हमारा जैसे 10,000 रुपए का है, लेकिन हम लोग 1,000 रुपए का पीवीडी बना ले रहे हैं। ओके, तो अब देखिए जो डेटर्स हम लोग शो करते हैं वो 9,000 रुपए शो करते हैं, यानी कि इससे देखिए आपका एसेट्स क्या होगा? वो अंडर स्टेटमेंट होगा, यानी कि इसका आंसर डी बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अक्रूवल बेसिस के अवधारणा पर इसमें से कौन सा सही नहीं है? ओके, चलिए पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट, तो ये देखिए बिल्कुल सही है। ओके, कैसे इसका देखिए फॉर्मूला बनता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो रेवेन्यू होता है ना, वो हमेशा याद रखिएगा एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट दोनों के बराबर होता है। तो ये तो अवधारणा एकदम सही है और ये भी सही है, यानी कि जो गलत वाला कॉन्सेप्ट है वही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि आपसे यहाँ नॉट पूछा है। तो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये गलत है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है इफ नथिंग इज रिटन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द 3 फंडामेंटल assumption then it could be presumed that okay they have not been followed, they have been followed to some extent या none of the above। तो इसका आंसर देखिए क्या बनेगा। पूछा है क्वेश्चन में से इफ नथिंग इज रिटन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ लिखा ही नहीं गया है, किसके बारे में? अबाउट द फंडामेंटल assumption, जो आपके फंडामेंटल assumption है उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो देन इट कुड बी प्रिज्यूम दैट, तो उसको कैसे प्रिज्यूम किया जाएगा, कैसे मान लिया जाएगा? तो ऐसा हम लोग मान लेंगे कि हाँ हम लोगों ने सारे के सारे रूल्स को फॉलो कर रखा है। दैट्स वाई इसका आंसर बनेगा दे हैव बीन फॉलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहे हैं 95। आकांक्षा लिमिटेड परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर 3 लाख रुपए। आकांक्षा ने देखिए एक पुरानी कार 3 लाख रुपए की खरीदी, उसने इसके रिपेयर में देखिए 25,000 रुपये खर्चा किया, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू अब देखिए 3,25,000 रुपये हो गई। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मार्केट वैल्यू इसकी लास्ट में देखिए 3,75,000 हो जा रही है साल के लास्ट में, यानी कि देखिए टोटल खर्चा मेरा 3,25,000 हुआ। क्लियर?
लास्ट में साल के इसकी वैल्यू हो गई 3,75,000, यानी कि 50,000 रुपये से इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो कंपनी वैल्यू कर रही है मशीन का मार्केट प्राइस पे, तो किस कॉन्सेप्ट का वायलेशन किया जा रहा है। ओके, कल ही मैंने इसका आंसर आप लोगों को कराया था। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो इसकी वैल्यू तो देखिए 3,25,000 है, तो लेकिन इसको शो कर दिया गया 3,75,000 पे, तो आपका जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है उसका वायलेशन किया जा रहा है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आर, जो फंडामेंटल होते हैं अकाउंटिंग के, उसके अजम्पशन के बारे में पूछा आपसे। तो ये देखिए क्या इसका आंसर बनेगा, गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म, एक्रूअल, गोइंग कंसर्न, मैचिंग, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, गोइंग कंसर्न, एंटिटी एंड पीरियोडिसिटी। तो इसका आंसर तो देखिए एक तरह से सब करेक्ट है, ठीक, लेकिन जो बिजनेस एकदम सटीकता से काम करता है वो होता है ऑप्शन सी, क्योंकि हमेशा वो चाहता है कि चलता रहे बिजनेस, कंसिस्टेंसी हमेशा फॉलो की जाती है और अक्रूवल बेसिस पे काम होता है, जिसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड सारी चीज़ों को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Goods of 5,000 are withdrawn for the use in family by the owners of the business. Which account will be debited? यानी कि कम बिजनेस के ओनर द्वारा 5,000 रुपए का गुड्स विड्रॉ कर लिया जा रहा है, निकाल लिया जा रहा है बिजनेस से अपने परिवार के यूज के लिए, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ देखिए पर्सनल यूज के लिए ओनर निकाल रहा है ना, तो हम सब जानते हैं जब पर्सनल यूज के लिए कोई भी ओनर पैसा निकालता है या गुड्स निकालता है तो हमेशा उसका ड्रॉइंग अकाउंट ही डेबिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए आपसे क्या कह रहा है। अनरियलाइज्ड गेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डैश अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन दिस स्टेटमेंट। यानी कि जो अनरियलाइज्ड गेन होता है किसके रिस्पेक्ट में, स्टॉक के रिस्पेक्ट में, कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, उसको हम लोग लाभांश बांटने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। यह आपका किस अवधारणा पर आधारित होता है, तो यह आपका देखिए रियलाइजेशन अवधारणा पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोवा क्वेश्चन देखिए आज का हमारा क्या कह रहा है कि इफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज नो लॉन्गर वैलिड, जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है जिसमें बिजनेस को हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि भविष्य में हमेशा कार्य करता रहेगा, अगर उस कॉन्सेप्ट को इग्नोर, नो लॉन्गर वैलिड, अगर वो वैलिड ही नहीं है आगे चल के, तो सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से सही स्टेटमेंट हमको बतानी है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं पहले। सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया है, land held as investment would be valued at its realizable value. The allowances for uncollectible accounts would be estimated. All prepaid expenses would be completely written off immediately. Intangible assets would be continued to be carried at net amortized historic cost. Okay, तो एक्चुअली देखिए जब हम लोग का बान ऐसा ये कॉन्सेप्ट ही वैलिड नहीं रहेगा, तो जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है, क्लियर, हेल्ड एज, तो उसको देखिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट के रूप में हम लोग रखे हैं तो उसको हम लोग हमेशा रियलाइजेबल वैल्यू पर ही कंसीडर करते हैं। तो इसका आंसर ये बनेगा कि इतने रुपए में ये एसेट्स मेरा बिक जाएगा। तो देखिए 100 क्वेश्चन तो हमारे हो गए आज के, 50 क्वेश्चन मैंने बोला था, तो 50 कल का 50 आज का मिलाकर टोटल देखिए हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। लेकिन कुछ क्वेश्चन आगे दिख रहे हैं तो वो भी मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को करा दे रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए और वीडियोस को शेयर भी आप लोग किया करिए। ओके, तो देखिए कुछ बोनस क्वेश्चन आप लोग को करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि जनरली वी इग्नोर पैसे and show the round figure in financial statement. This is in line with, यानी कि देखिए जैसे हमारा मान लीजिए कोई अमाउंट आ रहा है ऐसे 464 रुपये 26 पैसे, तो हम लोग 26 पैसे को देखिए इग्नोर करके सिर्फ 464 रुपये लिख देते हैं। ओके, तो यह आपका किस अवधारणा पर आधारित होता है, यह आपसे पूछ रहा है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो जब देखिए किसी भी अमाउंट को जो पैसे में होता है और उसको राउंड ऑफ करके हम लोग लिख देते हैं, तो ये आपका मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अंडरलाइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच नेसेसिटेट्स
अमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज आर, जब हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स का अमोटाइजेशन करते हैं तो किस अवधारणा पर आधारित होता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट या बी एंड सी दोनों। तो जब भी हम लोग किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स का अमोटाइजेशन करते हैं जो उसकी आवश्यकता पड़ती है वो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट के आधार पर होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बार पूछा हुआ और वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपसे, विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स, जो अकाउंट का विंडो ड्रेसिंग होता है उसका अर्थात क्या होता है? क्लियर। प्रेजेंटिंग अकाउंट इन ब्यूटीफुल मैनर, ये क्या होता है भाई साहब? ब्यूटीफुल मैनर क्या? ये तो गलत हो गया। शोइंग मोर लॉसेस टू अवॉइड इनकम टैक्स, ये ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। लॉस दिखाएंगे तो ऑब्वियसली आपको इनकम टैक्स, लेकिन बाद में जब ऑडिटिंग होगी तो आपको वहीं पे नुकसान हो जाएगा क्योंकि ऑडिटर वहाँ पे गलत आपको प्रूव कर देगा। नेक्स्ट देखिए, शोइंग मोर प्रॉफिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ये पॉसिबिलिटी होती है, कभी कभी ऐसा किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल है, बाद में करा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, टू प्राइमरी क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपको क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, प्राइमरी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, मैटरलिटी एंड लायबिलिटी एंड understability and materiality, relevance and reliability, relevance and understability। तो इसका आंसर एक्चुअली देखिए बनेगा relevance and liability, प्राइमरी क्वालिटीज इसकी यही होती है। हाउ मैनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाई ICAI? ICAI का फुल फॉर्म कौन बताएगा? कमेंट करके आंसर करिए ICAI का फुल फॉर्म क्या होता है। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आप लोग भी देखते हैं कितना पढ़े हैं। ICAI का फुल फॉर्म बताइए। तो फिलहाल यहाँ पूछ रहा है कि ICAI द्वारा जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया गया है वो कितने इशू किए गए? ओके, 30, 31, 32 या 29? तो इसका आंसर है टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया का होता है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो इसका आंसर देखिए जस्ट ऊपर ही मैंने आपको बताया है। ओके, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही कर लेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आज का देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ अकाउंट, एक सेकेंड, द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है उसका क्या पर्पज होता है? हार्मोनीज अकाउंटिंग पॉलिसीज, eliminate the non-comparability of financial statement, improve reliability of the financial statement। तो ये सारे के सारे उसके उद्देश्य पर्पस होते हैं। ओके, तो आज देखिए हम लोगों ने कुल 58 क्वेश्चंस किए हमारे अकाउंट्स के। ओके, और अभी तक हम लोगों ने टोटल 108 क्वेश्चन कर लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के। ओके, थ्योरी भी मैंने बता दिया आपको और MCQ भी करा दिया। अब कल से हम लोग बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर्स की। ओके, तो अगर अभी तक थ्योरी और MCQ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जाकर वॉच करिए। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? तो जल्दी से जल्दी उसको वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करिए। और वीडियोस पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।